अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 के फ़िज़िक्स की चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ साइंस। उसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़। अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। विच ब्रांच ऑफ साइंस प्ले वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो इसका ऑप्शन होगा फिज़िक्स, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है थर्ड वाला एमसीक्यूज, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन थर्मोडाइनमिक्स, डी वाला ऑप्शन। देन है अ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल ऑफ स्मार्टफोन यूज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि बी वाला ऑप्शन। 5 वाला एमसीक्यूज है द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग इन्वॉल्व, इसका है डी वाला ऑप्शन, थर्मोडाइनमिक्स। 6 वाला एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ साइंटिफिक मेथड, इसका है ऑप्शन डी वाला, ला। देन है हमारा एमसीक्यूज 7, द स्टेटमेंट इफ़ आई डू नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट देन आई विल नॉट गेट गुड ग्रेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सी ऑप्शन, प्रिडिक्शन। देन है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और यहाँ पे आ जाता है तीनों ऑप्शन, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, ऑल ऑफ दिस। देन है 9 वाला एमसीक्यूज, आ हाइपोथेसिस। ये देखिए आप सारे पढ़ें, मे और मे नॉट बी टेस्टेबल, इज़ अ पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन, इज सपोर्टेड बाय एविडेंस। तो ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी वाला ऑप्शन। देन है 10 वाला एमसीक्यूज, अ ग्राफ एफ ऑफ एन ऑर्गेनाइज डेटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका ऑप्शन है डी वाला, एनालाइजिंग डेटा। देन है एमसीक्यूज नंबर 11, द कलर ऑफ अ डोर इज ब्राउन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ए वाला ऑप्शन। एमसीक्यूज़ हमारे हो चुके हैं। देन हम अब करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स। इसके मैंने आपको पेज नंबर मार्क करके दिए हैं, ये हम लोग बुक से ही मार्क करेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, स्टेट इन योर ओन वर्ड व्हाट इज़ साइंस, राइट इट्स 2 मेन ग्रुप्स, इसका जो आपका आंसर है वो है 182 पेज पे। 182 पेज अगर आपने ओपन किया है तो इसमें सबसे स्टार्ट पे लिखा हुआ है, साइंस इज़ अ कलेक्टिव नॉलेज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना प्रोसेस एंड इवेंट अकरिंग अराउंड अस, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। और नेक्स्ट है आपके पास उसके दो डिसिप्लिन उन्होंने पूछे हुए, आप यहाँ पे डिसिप्लिन्स की हेडिंग दे के सिंपली बायोलॉजिकल साइंस के बारे में लिखेंगे एंड फिजिकल साइंस के बारे में लिखेंगे। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें कहते हैं, What is physics all about? Name some of its branches. फिज़िक्स क्या है और उसकी ब्रांचेस के बारे में बताएं। तो इसका भी आपका जो आंसर है वो 182 पेज पे है। सबसे पहले आपने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन मार्क कर लेनी है। फिज़िक्स इज़ द फंडामेंटल साइंस दैट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज़ मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शंस। कि जितने भी हमारे पास मैटर है, गैस है, एनर्जी, स्पेस, टाइम, इन सब को कौन स्टडी करता है, फिज़िक्स स्टडी करता है। ये आपकी इतनी डेफिनेशंस है। देन आपने जस्ट ब्रांचेस के नाम मेंशन कर देने हैं। आपको पता है कि फ़िज़िक्स की कितनी ब्रांचेस हैं, 12, जो कि आपकी वेरी नेक्स्ट पेज पे है 183 पे। ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स इसमें आपकी आ जाती है मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स, एकॉस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, पार्टिकल फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी। देन आ जाती है हमारे पास 11 पे कॉस्मोलॉजी एंड सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। तो आपने ये जो 12 ब्रांचेज हैं इनके पास नाम मेंशन कर देने हैं। देन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल्स। इसका जो आपका आंसर है वो 185 पे है। ओके, ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने मार्क किया है कि इंटर डिसिप्लिनरी नेचर क्या होती है। जब भी फिज़िक्स किसी दूसरी फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी नेचर फिज़िक्स की। तो ये आप इतनी डेफिनेशन मार्क कर लें। देन आप डिसिप्लिन्स की हेडिंग दे के इसमें आप लोग लिख सकते हैं इनके नाम, जैसे है बायोफिज़िक्स, मेडिकल फ़िज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, 4 वाला है जियोफिज़िक्स, 5 वाला है क्लाइमेट फ़िज़िक्स एंड 6 वाला है कंप्यूटेशन फ़िज़िक्स। तो ये 6 उसके क्या हैं, डिसिप्लिन हैं, इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड्स हैं फ़िज़िक्स की, कि जब हम किसी दूसरी फील्ड को फ़िज़िक्स के साथ मिला के स्टडी करते हैं तो उसको हम इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड्स कहते हैं। तो इसके भी आपने सिर्फ नाम मेंशन कर देने हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कहते हैं, लिस्ट द मेन स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसका जो आंसर है वो है 187 पेज पे।
ये आपको साइंटिफिक मेथड नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से आपने नहीं करना, आपने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है जो इसके मेन स्टेप्स हैं। जैसे जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन, देन है हाइपोथेसिस, देन नीचे है एक्सपेरिमेंट, देन है हमारे पास थ्योरी, प्रेडिक्शन, फॉल्सिफिबिलिटी एंड लॉ। तो ये 7 स्टेप हैं, इनके जस्ट आपने नाम मेंशन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस, गिव एन एग्जाम्पल। तो ये है आपका पेज नंबर 188 पे। इसमें आप लोग हाइपोथेसिस की डेफिनेशन मार्क कर लेंगे यहाँ से लेकर इतनी रिजल्ट्स तक। देन आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से फॉर एग्जांपल वी इज्यूम डैट शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। ये आप यहाँ तक स्ट्रेट लाइन तक इसकी एग्जांपल कर सकते हैं, ये दरमियान वाली लाइन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंस बिटवीन अ थ्योरी एंड अ लॉ ऑफ फिज़िक्स। इसका आंसर है 189 पे। इसमें आप लोग सिंपल थ्योरी के बारे में लिखोगे, इसकी बेसिक डेफिनेशन आफ्टर से लेकर फिनोमिना तक। नेक्स्ट आप लोग विद द हेल्प से लेकर थ्योरी तक कट कर दें, ये ना करें। और नेक्स्ट पे जो लास्ट पैराग्राफ है, इट इज़ अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द काज एंड इफेक्ट ऑफ एन इशू और द इवेंट दैट अकर इन नेचर। ये आप लोग पैराग्राफ कर सकते हो। उसके बाद है लॉ है, उसमें आप लोग सिंपली इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, व्हेन अ थ्योरी हैज़ बीन टेस्टेड मैनी टाइम एंड जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू इट इज़ नाउन एज लॉ। इसके एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं, द शेडो ऑफ अ बॉल विल बी राउंड वेयर एज द शेडो ऑफ द रेक्टेंगल ब्लॉक विल बी रेक्टेंगल। तो ये आप यहाँ से लेकर इतनी इसकी एग्जाम्पल कर सकते हो। ओके, देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ लेज़र टेक्नोलॉजी। इसका आंसर है 190 पे। ये जो आपका थर्ड वाला पॉइंट है, इसमें है लेज़र टेक्नोलॉजी का पॉइंट। ये आपने पूरा पॉइंट करना है, लेज़र टेक्नोलॉजी से लेकर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक। इसमें प्रॉपर आप हेडिंग दे सकते हो या आप लाइन लिख के उसके बाद जहाँ से लिखा हुआ है इट इज़ वाइडली यूज्ड, तो यहाँ पे आप यूजेस की हेडिंग दें और प्रॉपर इसके यूजेस मेंशन कर दें पॉइंट्स बना के। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ फॉल्सिफिबिलिटी कॉन्सेप्ट, हाउ इज़ इट इम्पोर्टेंट। इसका आंसर है 189 पे। तो ये जो है हमारे पास, ये आप लोग यहाँ से कर सकते हो, इट इज़ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड। ये यहाँ से लेकर आप लोग कर सकते हो अनटेस्टेबल क्लेम्स तक, यहाँ तक ये आप लोग इतना फॉल्सिफिबिलिटी कर सकते हो। सिंपली ये जो लाइंस हैं, 3 लाइंस हैं, यहाँ से लेकर फॉल्स तक ये इसकी डेफिनेशन में आ जाएगा और दी से लेकर क्लेम तक इसकी इम्पोर्टेंस में आ जाएगा। तो आप इसकी प्रॉपर हेडिंग देकर बता सकते हो। तो यहाँ तक थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की। सो अभी हम करते हैं कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस। ये आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इज़ द थ्योरी ऑफ साइंस एन अल्टीमेट ट्रुथ, कि जो साइंस की थ्योरी है वो ट्रुथ है या नहीं, सच है या नहीं। साइंटिफिक थ्योरीज आर नॉट कंसिडर्ड अल्टीमेट ट्रुथ, इन्हें हम पूरा सच नहीं कह सकते, कि हम ये नहीं कह सकते कि जो थ्योरी आई है वो बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल उसमें सच्चाई है। दे आर प्रोविजनल एंड सब्जेक्टेड टू चेंज एज न्यू एविडेंस एमर्ज। ये चेंज भी हो सकती हैं थ्योरीज जब हमारे पास नए एविडेंस आ जाएं या कोई न्यू साइंटिस्ट आ जाए और वो कहे कि नहीं ये जो पिछली हमारे पास थ्योरी थी ये गलत थी, इसमें ये लिमिटेशंस थी, तो वो अपने प्रूफ दे। तो जब न्यू एविडेंस या न्यू प्रूफ आ जाते हैं तो पिछली जो सी थ्योरीज हैं वो रॉन्ग साबित हो जाती हैं या उनमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। देन आप लोग यहाँ से करेंगे साइंटिफिक ट्रूथ आर प्रोबेबिलिस्टिक एंड एम्पिरिकल रिफाइंड ओवर टाइम थ्रू ऑनगोइंग रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। ये जो साइंटिफिक ट्रुथ हैं ये हमारे पास चेंज होते रहते हैं। रीफाइंड का मतलब है कि ये हमारे पास दोबारा से हो सकते हैं, कि मतलब थोड़ी सी अगर इनमें कोई मसला हो तो ये दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं ओवर टाइम के साथ साथ जब न्यू रिसर्च और न्यू एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब जो थ्योरी बनती है वो एक दफ़ा ही तो नहीं बन जाती ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, रिसर्च होती है, तभी जाके वो थ्योरी बनती है। इस वजह से कहते हैं जो साइंटिफिक ट्रूथ हैं वो क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक हैं, यानी कि उनमें कुछ प्रोबेबिलिटी होती है या कुछ इस तरह एरर आ सकते हैं, तो उनको हम टाइम के साथ साथ उनको ठीक करते जाते हैं, करेक्ट करते जाते हैं बाय द रिसर्च एंड द एक्सपेरिमेंटेशंस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है डू यू थिंक दैट द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ नेचर मे नीड अ चेंज इन फ्यूचर, कि जो हमारे पास लॉज हैं अभी साइंटिफिक लॉ हैं नेचर में, क्या वो फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली,
Yes, it's possible that our current understanding of the law of nature may need to be refined or even revised in the future. कहते हैं कि ये सी पॉसिबल हो सकता है कि फ्यूचर में ये सारे लाज जो उनसे हैं वो चेंज हो जाएं या रिफ़ाइन हो जाएं, उनमें कुछ करेक्शंस हो जाएं, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें तो तब्दील होती जाती हैं ना। तो कहते हैं ये लाज जो उनसे हैं वो चेंज हो सकते हैं बिकॉज एज न्यू डिस्कवरीज आर मेड एंड न्यू टेक्नोलॉजीज इमर्ज our understanding of the universe and its underlying laws may evolve। कि जैसे जैसे न्यू टाइम आता जा रहा है, डिस्कवरीज होती जा रही है, टेक्नोलॉजी इतनी मज़ीद बढ़ गई है, तो हमारे पास अब यूनिवर्स का और ज़्यादा नॉलेज आ गया। आपको पता है जो पिछले लाज थे वो तब थे जब साइंटिस्ट को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था जितना अब है। तो ये है कि पॉसिबल हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो लाज हैं वो चेंज हो जाएँ या उनमें कुछ करेक्शन की जाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कहते हैं 3 ऐसी जॉब्स बताएं जो कि जिनमें साइंस यूज़ हो। तो आपको पता है सबसे पहले है मेडिकल की फील्ड, जिसमें हमारे पास मेडिसिन के रिलेटेड या साइंस के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड गैदर डेटा टू अंडरस्टैंड डिजीज़ एंड डेवलप न्यू ट्रीटमेंट, कि जिसमें हम डिज़ीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और उनके ट्रीटमेंट्स, उनके जो इलाज हैं उनको भी सर्च करते हैं कि किस डिज़ीज़ का कौन सा इलाज हो सकता है। उसके बाद दे यूज़ बायोलॉजी, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और डेटा एनालिसिस भी यूज़ हो सकते हैं ताकि हम उनसे कोई ना कोई नतीजा निकाल सकें। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स। इंजीनियर्स क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ इन्वायरमेंटल इंजीनियर क्या होते हैं, जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर पोल्यूशन, ठीक है, और इसमें भी क्या हमारे पास यूज़ होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स और अदर टेक्नोलॉजीज़। इसके अलावा है हमारे पास, अगर हम डेटा एनालिस्ट की बात करें तो वो क्या होता है, एनालाइज लार्ज डेटा सेट फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस टू अंडरस्टैंड कैलेस्ट्रियल फिनोमिना। फॉर एग्जांपल कैलेस्ट्रियल फिनोमिना क्या होता है, आपको पता है कि हमारी जो स्पेस होती है उसमें डिफरेंट मैटर्स होते हैं, एनर्जी होती है। तो ये जो कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ होती हैं ये उनके बारे में होती है कि मैटर, एनर्जी, जो स्पेस पे है उनका आपस में रिलेशन क्या है, इस तरह की चीज़ें। दे यूज़ मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, ये क्या करते हैं, कंप्यूटेशंस या कंप्यूटर वगैरह और मैथ्स यूज़ करते हैं ताकि डाटा को क्या कर सकें, एनालाइज कर सकें। ये आप लोग सिर्फ यहाँ तक टेक्निक्स तक कर सकते हो ताकि आपके लिए आसानी रहे याद करने में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ थ्योरी इज़ रिजेक्टेड और नीड मॉडिफिकेशन, कि थ्योरी को हम कब रिजेक्ट करते हैं, कब उसमें ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की, ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं अ साइंटिफिक थ्योरी इज़ रिजेक्टेड और मॉडिफाइड व्हेन न्यू एविडेंस कॉन्ट्रडिक्ट, वो तब रिजेक्ट होती है या उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है जब हमारे पास कोई न्यू एविडेंस आ जाए, यानी कि कोई न्यू साइंटिस्ट खड़ा होकर कह दे कि इसमें ये इन्होंने नहीं डिस्कस किया हुआ या इसमें ये खराबी है, उसकी लिमिटेशंस बता दे। तो ये हमारे पास, उसके अलावा प्रेडिक्शंस फेल, जिसमें जो भी वो प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यूज़ या जो सपोज की गई होती हैं वो फेल हो जाएं जब एक्सपेरिमेंट करें। तो इनकंसिस्टेंट एरर्स, यानी कि एरर्स आ जाएं हमारे पास। यहाँ पे आप लोग एरर का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो कि एरर अराइज और अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन इमर्ज, या फिर उसके बरअक्स जो पिछली थ्योरी थी उसके बरअक्स उसके ऑपोजिट कोई न्यू साइंटिस्ट आके एक्सप्लेनेशन दे दे तो उसको उस वक्त जो पिछली थ्योरी है वो रिजेक्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कमेंट ऑन अ स्टेटमेंट। ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, इस पर आपने खुद का एक कमेंट करना है कि अ थ्योरी इज़ अ कैपेबल ऑफ बीइंग प्रूव्ड राइट बट नॉट बीइंग प्रूव्ड रॉन्ग इज़ नॉट अ साइंटिफिक थ्योरी, कि एक जो थ्योरी है वो सही होनी चाहिए और अगर वो गलत हो जाती है तो वो साइंटिफिक थ्योरी नहीं होती। ये स्टेटमेंट है, तो आपने इसके ऊपर ये कमेंट करना है दैट अ साइंटिफिक थ्योरी मस्ट बी फॉल्सिफेबल, कि जो साइंटिफिक थ्योरी है वो फॉल्सिफेबल होनी चाहिए, उसमें थोड़ा एरर होना चाहिए। मीनिंग इट कैन बी प्रूवन रॉन्ग थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस और ऑब्जर्वेशंस, कि मतलब ताकि हम उस पर दोबारा से ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंटेशंस कर सकें। अब देखें जो फॉर एग्जांपल जो थ्योरी हमारे पास आती है वो कितनी ज़्यादा चीज़ों से गुजर के आती है कि हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, ये सारा कुछ करके हमारे पास क्या आती है, थ्योरी आती है। थ्योरी ऐसी तो नहीं बन जाती ना, तो इस वजह से कहते हैं कि ये पहले क्या होती है, थोड़े इसमें एरर होते हैं, ये फॉल्स होती है, फिर हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो तब जाके वो सही होती है। तो कहते हैं इफ़ अ
थ्योरी कैन नॉट बी प्रूवन रॉन्ग इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ साइंटिफिक थ्योरी। तो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या इस तरह, तो इसमें आप थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बस एक दो आपने कर लिया फिर छोड़ दिया, और अगर उसमें कोई एरर नहीं आ रहा तो फिर ये कंसिडर नहीं की जाती कि ये एज अ साइंटिफिक थ्योरी है, क्योंकि साइंटिफिक थ्योरी के लिए आपको प्रॉपर तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, प्रॉपर आप ऑब्जर्वेशंस लें, हाइपोथेसिस लें, तो तब जाके आप साइंटिफिक थ्योरी को प्रूव कर सकते हैं। फिर जाके वो जब थ्योरी प्रूव होती है तो वो लॉ बनता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कहते हैं व्हाट हैज़ बीन द जनरल रिएक्शन टू न्यू आइडियाज़ अबाउट इस्टेब्लिश्ड ट्रूथ। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई जो पिछली थ्योरी थी वो मतलब फॉल्स हो गई है, वो गलत हो गई है, तो जो न्यू आइडियाज़ आते हैं तो उनका जो उन पे जो लोगों का रिएक्शन होता है वो किस तरह का होता है। वो इजीली न्यू आइडियाज़ को पिक कर लेते हैं या उसमें भी उन्हें एविडेंस चाहिए होते हैं, या किस तरह वो चाहते हैं कि ये न्यू आइडियाज़ सही हैं या नहीं। तो लोगों का उसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है साइंटिस्ट का, वो हम डिस्कस करते हैं। यदि न्यू आइडियाज़ दैट चैलेंज इस्टेब्लिश ट्रूथ आर ऑफन मेट विद स्केप्टिसिज्म एंड रेजिस्टेंस। के जो न्यू आइडियाज़ आते हैं पिछली जो थ्योरी को फॉल्स करके उसको मतलब करके रिजेक्ट, जो न्यू आइडियाज़ आते हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस, रुकावट और स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ता है, ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है लगा लें। दिस इज़ बिकॉज people tend to be invested in their existing understanding of the world and can be hesitant to accept change। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं दुनिया में वो मतलब जो चेंज आता है चीज़ों में उसको एक्सेप्ट करने में हेजिटेंट फील करते हैं, वो इतनी जल्दी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एज अ रिज़ल्ट इनोवेटिव आइडियाज़ एंड डिस्कवरीज, इनोवेटिव आइडियाज़, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ जो बाद में आते हैं न्यू आइडियाज़, उन्हें मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है पहले, और देन जब आप उसको दोबारा से जस्टिफाई करो, दोबारा से उसके ऊपर एविडेंसेस दो, तो देन उसको एक्सेप्ट किया जाता है। यानी कि बात कहने का ये मकसद है कि जब भी कोई आइडिया आता है तो वो इजीली एक्सेप्ट नहीं होता, बल्कि पहले काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, उसकी लिमिटेशंस बताते हैं, देन दोबारा से उसके ऊपर एविडेंस आते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद वो एक्सेप्ट किया जाता है। देन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ अ हाइपोथेसिस इज़ नॉट टेस्टेबल इज़ द हाइपोथेसिस रॉन्ग। अगर हाइपोथेसिस टेस्टेबल नहीं है तो क्या वो गलत हो जाती है, एक्सप्लेन करें। नो, इफ़ अ हाइपोथेसिस इज़ नॉट टेस्टेबल इट डज़ नॉट नेसेसरली मीन इट्स रॉन्ग। कहते हैं नहीं, कि अगर हाइपोथेसिस टेस्टेबल नहीं है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। क्यों? क्योंकि इसका बस यही मतलब है कि या तो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे या ऑब्जर्वेशंस देंगे तो या तो ये हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगी या फिर ये डिसप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। एक्सप्लेन हाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा कैन नॉट प्रूव दैट अ प्रिडिक्शन इज़ ऑलवेज करेक्ट बट कैन प्रूव इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट। कहते हैं सपोज़ करें आपने कोई वैल्यूज़ की हैं प्रिडिक्ट, सपोज़ की हैं कुछ डाटा, तो कहते हैं कि उसमें आपको थोड़ा सा बिल्कुल डाटा मिला है, तो क्या वो ठीक होगा या फिर वो गलत हो जाएगा। तो कहते हैं अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा कांट कन्फर्म अ यूनिवर्सल ट्रूथ। कि जो स्मॉल डाटा हो वो कभी भी हकीकत को वाज़ह नहीं कर सकता, बट इट कैन डिसप्रूव वन, बल्कि वो पहले तो रिजेक्ट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स अ सिंगल counter example can falsify a claim but no amount of supporting data can prove it with absolutely certainly it will remain uncertain। कि कहते हैं कि हमारे पास सिंपल जब कोई डाटा आता है, जब पहले कोई स्मॉल डाटा आता है तो सबसे पहले उसको गलत कर साबित कर दिया जाता है, देन आप उसको दोबारा से अपने डाटा को सपोर्ट करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं उसको सर्टेन करें, यानी कि सर्टेन उसकी जो हकीकत है वो बताएं, उसका डाटा जो उनसे है वो एक्यूरेट करें, फिर जाके कहीं वो एक्सेप्ट होता है। अदरवाइज़ वो जो स्मॉल डाटा होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशंस देनी पड़ती हैं अपने डाटा के लिए। देन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्सपेरिमेंट एंड हाइपोथेसिस। तो एक्सपेरिमेंट तब किया जाता है जब हाइपोथेसिस हमारे पास हो जाती है। एन एक्सपेरिमेंट इज़ डिज़ाइंड टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस। आपके पास हाइपोथेसिस आ गई है, आपने अब उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उसके ऊपर क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है।
The hypothesis is a predicted outcome and the experiment is conducted to determine whether the hypothesis is correct or not. क्या hypothesis पहले आप निकालते हो, वो जो आपने किया होता है मतलब ऑब्जर्व की होती हैं चीज़ें, उनकी आउटकम आती है, देन आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो, तो फिर आपको पता चलता है कि वो hypothesis correct थी या wrong. Explain why the solution of the complex problem need interdisciplinary research and collaboration. कि जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है उनका जो सल्यूशन है उसके जो प्रॉब्लम के सल्यूशंस को हमें बताने के लिए इतनी ज़्यादा रिसर्च और कोलैबोरेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफन रिक्वायर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कोलैबोरेशन. कहते हैं जो मुश्किल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हमेशा सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज दे इन्वॉल्व मल्टीपल फैक्टर्स एंड पर्सपेक्टिव. क्योंकि उनके ना बहुत ज़्यादा, जब आपके पास प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, मुश्किल होगी, तो उसको देखने के लिए नज़रिए भी मुख्तलिफ होंगे. ज़्यादा लोग उसको क्या करेंगे, कर रहे होंगे, उसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होंगे, उसके नज़रिए डिफरेंट होंगे. दैट कैन नॉट बी एड्रेस्ड बाय अ सिंगल डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़. तो फिर आप जो मुश्किल सी प्रॉब्लम होगी, आप उसको सिर्फ एक बंदा उसको सॉल्व नहीं कर सकता, या सिर्फ कोई एक एक्सपर्ट बंदा उसको सॉल्व नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी और दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, एक्सपर्टीज़ के साथ आपको मिलना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, देन आके आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी. तो ये थे हमारे पास कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चंस. देन हमारे पास जो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं वो ये हैं हमारे पास के डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ द फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस. तो इसमें आप लोग फिजिक्स के बारे में डिस्कस करोगे और इसके डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बताओगे. देन है हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ फिजिक्स. तो ये मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि जब फिजिक्स दूसरी फील्ड के साथ मिलती है, जैसे बायोफिजिक्स थी, एस्ट्रोफिजिक्स थी, ये आप लोग डिस्कस करोगे सारा. देन व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड, डिस्क्राइब इट्स मेन स्टेजेस विद एग्जाम्पल. तो आप इसमें साइंटिफिक मेथड के बारे में बताओगे और इसके डिफरेंट स्टेजेस बताओगे. तो ये था हमारा आज का टॉपिक. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.